हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं भरत पाटीदार और आज हम आपकी रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अधिकतर 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोनेटिक्स उसका स्टडी करेंगे। दोस्तों बड़े ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आँख और कान खुला रख के, ठीक है। एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि अगर आपने मेरे वीडियो को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से देख लिया, तो आपका 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन 100% राइट करवाने की गारंटी है, ठीक है। दोस्तों फर्स्ट हम इस फोनेटिक्स के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसमें क्या क्या डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन, सेकंड चीज़ हम देखेंगे स्पीच मैकेनिज्म कि आपकी स्पीच साउंड्स किस मैनर से प्रोड्यूस होती हैं, किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं और आपकी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स उसके प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। थर्ड थिंग है स्पीच साउंड एंड सिंबल्स। स्पीच साउंड्स आपकी कितनी हैं, कौन कौन सी हैं और उनका ग्राफिकल सिंबल क्या होगा, उसको आप डिक्शनरी में कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कौन सी साउंड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इन सभी बातों की बात करेंगे तीसरे पॉइंट में। चौथा पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। आपकी टोटल जितने भी स्पीच साउंड्स हैं, हमारी 44 इन स्पीच साउंड्स का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। वाउल साउंड्स का क्लासिफिकेशन, कॉन्सोनेंट साउंड का क्लासिफिकेशन और उनका सब क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इसी चीज पे पूछे जाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए जाते हैं और उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको कहा जाता है। तो हम आज दिन तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए जो वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स एवं कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन सभी का स्टडी करेंगे कि उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम डिटेल से स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो दोस्तों बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत मैं आपको 4 वर्ड्स का मीनिंग बताना चाहता हूं। इन 4 वर्ड का इंट्रोडक्शन हमें बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है IPA, क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है और क्या कहाँ से आया ये वर्ड। सेकंड वर्ड है आपका RP, थर्ड वर्ड है आपका फनीम और चौथा वर्ड है आपका सिलेबल। दोस्तों IPA, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको। जब हम हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अगर हम किसी भी वर्ड को लिखते हैं, मान लो कि यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर एक वर्ड है GIRL और इस वर्ड को अगर हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें, उसको बोलेंगे कैसे ये हम देखें, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा गर्ल। लिखा क्या है हमने, लेटर क्या है हमारे, G है, I है, R है और L है। और बोल क्या रहे हैं इसको, हम इसको बोल रहे हैं हम गर्ल। हिंदी में डिफरेंट है, इंग्लिश में कुछ अलग तरीका है। हिंदी में अगर हमने लिखा है कमला, तो इसमें आप लेटर को देखिए, यहां पर लेटर है आपका क, यहां पर है म, यहां पर है ल में आ की मात्रा तो ला हो गया। तो ये इसको पूरा हम बोलेंगे कमला। लिखा भी कमला है, बोलेंगे भी कमला, लेकिन यहां पर लिखा क्या है GIRL और बोल क्या रहे हैं हम इसको गर्ल, ठीक है। तो इंग्लिश में एक डिफरेंस है कि यहां पर लिखा जो लेटर्स कुछ और जाते हैं और उसको बोला कुछ और जाता है। और उसी के लिए कि इंग्लिश में कौन कौन से लेटर्स होंगे और उन लेटर्स से क्या क्या साउंड प्रोड्यूस होगी, उन साउंड्स को कैसे बोला जाएगा, उस पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक एसोसिएशन आया था जिसका नाम है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। 19th सेंचुरी के लास्ट में उस इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने एक वर्ड दिया था IPA, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। मैं यहां पर लिख रहा हूं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट।
ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट दिया था इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने। कब दिया था? लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, अब अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि आईपीए का फुल फॉर्म क्या है, तो आपके पास दो ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट सही है या इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन सही है। तो दोस्तों आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों सही है। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट भी बोलते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन भी बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एसोसिएशन ने ही अल्फाबेट दिया है। ठीक है, एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आईपीए का फुल फॉर्म क्या है, नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन पे एसोसिएशन आ जाए, नंबर 3 ऑप्शन पे बोथ आ जाए और नंबर 4 पे नन आ जाए, तो आप करेंगे बोथ, क्योंकि आईपीए का फुल फॉर्म फोनेटिक अल्फाबेट भी होता है, एसोसिएशन भी होता है। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा नहीं पूछा जाकर ऑप्शन ये पूछा जाए, पहला ऑप्शन दे दें आपको इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, दूसरा ऑप्शन दे दें इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, तीसरा कोई और दे दे और चौथा कोई और दे दे, तब आपको चॉइस करना है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इट इज द बेटर आंसर। ठीक है, तो दोनों में से एक ही चॉइस करना है तो अल्फाबेट चॉइस करना है। अगर दोनों चॉइस करने के ऑप्शन है आपके पास में तो आप दोनों चॉइस करें। सेकंड चीज है आपकी आरपी। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इस ग्लोबल लैंग्वेज को पूरी दुनिया में बोला जाता है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको बोलने का प्रोनाउंसिएशन का तरीका भी कंट्री वाइज वेराई होता है। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, जहां से ये लैंग्वेज निकली थी, इंग्लैंड में इसको बोलने का जो तरीका है, उसके जो एसेंट हैं और उन वर्ड्स को कैसे बोला जाएगा, उस साउंड का ग्राफिक जो है अपना, फोनेटिक सिंबल्स जो हैं हमारे, अगर उन फोनेटिक सिंबल्स की बात करें तो उसी को हम कहते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो आरपी का फुल फॉर्म है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। और ये रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का रिलेशन कहां से है? इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लैंड में जो बोला जाता है और इंग्लैंड में जो 44 साउंड्स का जो सिंबल है, उसी को हम कहते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फनीम। जैसा कि हमने यहां पर देखा था इस गर्ल वर्ड को। ठीक है, मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, क्या लिखा है? ये लिखा है टीचर। यहां पर लेटर्स कितने हैं आप देखिएगा, टी, ई, ए, सी, एच, ई और आर। टोटल 1 2 3 4 7 लेटर्स है। ठीक है, और इन 7 लेटर्स के इस वर्ड को हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, उसका हम उसको बोलेंगे कैसे? तो इसको बोलेंगे टीचर। तो यहां पर इसको हमने बोला टीचर। यहां पर एक साउंड है, ये है ट साउंड, ये है ई साउंड, ये है च साउंड, ये है अ साउंड और यहां पर र साउंड साइलेंट रहेगा। इस पूरे सिंबल्स को हमने किस में क्लोज किया है? स्लांट्स में क्लोज किया है। इसको हम स्लांट्स भी बोलते हैं, स्लैश भी बोलते हैं। जब कोई साउंड स्लैश में या स्लांट्स में बंद हो जाती है तो फिर वो एक साउंड बन जाती है, वो लेटर नहीं रहता है। मान लो कि यहां पर मैंने ऐसा लिखा है तो ये टी है, और अगर मैंने ऐसा लिखा है तो ये ट है। इट इज द बेसिक डिफरेंस। ये लेटर है, ये साउंड है, क्योंकि इसको हमने किस में बंद कर दिया है? स्लांट्स में। ठीक है, तो इंग्लिश में हम देखते हैं कि 26 लेटर्स हैं हमारे A to Z, और इन 26 लेटर्स से साउंड कितनी प्रोड्यूस होती है? तो इंग्लिश में साउंड प्रोड्यूस होती है 44, और ये जो 44 साउंड्स हैं इंडिविजुअली, इनको अलग अलग रूप से हम देखें तो ये सभी साउंड्स क्या कही जाती है? फनीम कही जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी फनीम्स आर देयर इन इंग्लिश? There are 44 phonemes in English. How many letters are there in English? There are 26 letters in English. Is it okay? Now next term है आपकी syllable. Basically syllable क्या होता है? आपने stress का नाम सुना होगा, घर पे लेते भी होंगे, एग्जाम आने वाले हैं और लेंगे, है ना? जिंदगी में स्ट्रेस अपना पीछा नहीं छोड़ता है। उसी तरीके से इंग्लिश वर्ड में भी अलग अलग
एक वर्ड के अंदर सिलेबल होते हैं, एक से अधिक सिलेबल होते हैं, तो उन सिलेबल में से भी एक सिलेबल पे स्ट्रेस होता है, प्राइमरी स्ट्रेस। हो सकता है उसी के अंदर अगर वर्ड बड़ा है तो उसके अंदर एक प्राइमरी स्ट्रेस होगा, एक सेकेंडरी स्ट्रेस होगा। अपने घर में भी 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, है ना, तो पप्पा जो हैं हमारे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। हो सकता है बड़ा भैया भी स्ट्रेस ले लेवे। तो प्राइमरी स्ट्रेस, सेकेंडरी स्ट्रेस, इस तरीके से हमारे इंग्लिश के वर्ड को बोलते समय हमें कहाँ पर ज़्यादा जोर देना है, कहाँ पर थोड़ा सा कम उसको प्रोनाउंस करना है, आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो, इस तरीके से इंग्लिश में सिलेबल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आइए दोस्तों इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे से कि सिलेबल होता क्या है। हम 5 वर्ड्स का स्टडी करेंगे, आप सिलेबल बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहला वर्ड है आपका गर्ल और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है गर्ल। दूसरा वर्ड है EXAM और उसका हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, इसको बोलेंगे हम एग्जैम। तीसरा वर्ड है आपका COLLEGE और इसको हम बोलेंगे कॉलेज। चौथा वर्ड है आपका STUDENT और इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट। और पांचवा वर्ड है आपका फोटोग्राफर, PHOTOGRAPHER और इसको हम फोनेटिक ट्रांसक्राइब करेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसको समझने की कोशिश करिएगा, सिलेबल क्या होता है। इसमें 4 लेटर है, यहां पर 1, 2 और 3, ग, अ और ल, ये 3 फनीम हैं। सिलेबल एक ऐसी यूनिट होती है, एक प्रोनाउंसिएशन का ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर मिनिमम एक वावल साउंड होना अनिवार्य है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड इसमें कितनी हो सकती है? मिनिमम एक वावल साउंड, मैक्सिमम भी एक वावल साउंड। तो एक सिलेबल में एक चीज तो क्लियर है कि एक वावल साउंड होगी। कॉन्सोनेंट साउंड्स या तो बिल्कुल नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 भी हो सकती है। ठीक है, तो एक सिलेबल के अंदर एक वावल साउंड होना अनिवार्य है। अब इस वर्ड को देखिए आप, यहां पर घ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, अ साउंड जो है आपकी वावल साउंड है। यहां पर सेकेंड वर्ड में ई साउंड आपकी वावल साउंड है, ए साउंड आपकी वावल साउंड है। यहां पर ओ साउंड आपकी वावल साउंड है, ई साउंड आपकी वावल साउंड है। यहां पर ऊ साउंड आपकी वावल साउंड है, अ साउंड आपकी वावल साउंड है। यहां पर अ साउंड आपकी वावल साउंड है, ओ साउंड आपकी वावल साउंड है, अ साउंड और अ साउंड। तो इस तरीके से आप सिंपल से तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर इस वर्ड में कितने सिलेबल है, इसमें कितने सिलेबल है, इसमें कितने सिलेबल है, इन सब में कितने सिलेबल है। पहले वर्ड की बात करें, एक वावल साउंड है, मतलब कितने सिलेबल हो गए? 1 सिलेबल। दूसरा वर्ड है एग्जाम। इस वर्ड में कितने सिलेबल, कितनी वावल साउंड है? 1 और 2। इसका मतलब यहां पर कितने सिलेबल हो गए? 2 सिलेबल। तीसरा वर्ड देखिए कॉलेज, कितनी वावल साउंड है? 2 वावल साउंड है, मतलब कितने सिलेबल हो गए? 2 सिलेबल। यहां पर कितने सिलेबल, कितने वावल साउंड दिख रही हैं आपको? 1 और 2, तो कितने सिलेबल है? 2। यहां पर 1, 2, 3 और 4 वावल साउंड है, मीन्स कितने सिलेबस है? 4 सिलेबल। अब साहब सिलेबल क्या यूज में आएंगे आपके? तो यहां पर आप देखिए कि एक ही सिलेबल है, इसका मतलब उस सिलेबल को स्ट्रेस से नहीं बोलना। एक ही जना है, उसके काम करेगा वो। ठीक है, तो एक ही सिलेबल है मतलब स्ट्रेस नहीं लेगा वो। लेकिन एक से अधिक सिलेबल आ गए फिर आपके स्ट्रेस शुरू हो जाते हैं। इस वर्ड को देखिए एग्जाम। अब इसको हिंदी में हम कमला बोलेंगे तो बिल्कुल सभी जगह पे सेम बोलेंगे, है ना। कुछ भी वर्ड बोले हिंदी में तो उसमें कहीं पर एक चीज को ज्यादा स्ट्रेस दिया जाए, एक को कम दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। अपने यहाँ पे पक्षपात नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर होता है। ठीक है,
इस वर्ड को देखिए तो इस वर्ड में स्ट्रेस यहां पर रहेगा, यानी कि इस वर्ड में इग नॉर्मली बोला जाएगा और फिर बोला जाएगा जैम, इग जैम। यहां पर देखिए इस वर्ड को बोला जाएगा कॉलेज, तो को पे स्ट्रेस है। स्टूडेंट, तो यहां पर बोला जाएगा स्टूडेंट। स्ट्यू पर ये एक सिलेबल है स्ट्यू और दूसरा सिलेबल है डंट, तो इस पे आपका स्ट्रेस नहीं रहेगा, आगे वाले सिलेबल पे आपका स्ट्रेस रहेगा। फ, टो, ग्र और फ, ये 4 सिलेबल है। फ में फ और अ है, ट में सेकंड में टो, ट और ओ है, ग्र और फ, ये 4 सिलेबल है। उन 4 सिलेबल में एक सिलेबल को हम स्ट्रेस देंगे टो को, तो इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तब आप सुनेंगे फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। आपने कमेंट्री सुनी होगी, मैच देखते हैं क्रिकेट के या किसी के भी, तो वहां पर जो बोलते हैं अंग्रेज कमेंट्री देता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो उनकी मदर टंग है ये इंग्लिश, और उसमें ये एसेंट को फॉलो करते हैं। ओके दोस्तों, तो आपका सिलेबल मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिलेबल क्या होता है। तो सिलेबल स्पीच साउंड का एक ऐसा यूनिट होता है जिसके अंदर मिनिमम या मैक्सिमम एक वावल साउंड होनी अनिवार्य है, उसके साथ में कॉन्सोनेंट साउंड मे बी और नॉट मे बी, कोई भी हो सकता है, हो भी सही नहीं भी हो, दैट्स ऑल। दोस्तों, फोनेटिक्स का हमने पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, जो कि छोटा सा पार्ट था, हम फिनिश कर चुके हैं। अब सेकेंड पॉइंट हम ले रहे हैं द स्पीच मैकेनिज्म। बेसिकली इंग्लिश की सभी साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं और उसके प्रोडक्शन में हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, यूज आते हैं, साथ ही साथ इस मैकेनिज्म को टेक्निकली रूप में क्या कहते हैं, इन सभी बातों का हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कि विच स्पीच मैकेनिज्म इज यूज्ड टू प्रोनाउंस द साउंड्स इन इंग्लिश। क्वेश्चन को वापस समझिएगा, विच स्पीच मैकेनिज्म इज यूज्ड टू प्रोनाउंस द 44 साउंड्स ऑफ इंग्लिश। आपके पास मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है पल्मोनिक एग्रेसिव एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में पल्मोनिक इनग्रेसिव, तीसरा ऑप्शन है वेलरिक एग्रेसिव और चौथा ऑप्शन है वेलरिक इनग्रेसिव। सवाल क्या है? विच स्पीच मैकेनिज्म इज यूज्ड टू प्रोनाउंस इंग्लिश साउंड्स। आपके पास ऑप्शन है पल्मोनिक एग्रेसिव एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म, पल्मोनिक इनग्रेसिव एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म, वेलरिक एग्रेसिव एंड वेलरिक इनग्रेसिव। समझिएगा दोस्तों, इन सभी ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर 1, पल्मोनिक एग्रेसिव एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म। बेसिकली पल्मोनिक वर्ड का क्या मतलब होता है और एग्रेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। जितनी भी साउंड्स जिनके प्रोडक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट आपका लंग्स हो और लंग्स से जो स्टार्ट होती हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट लंग्स हो और यहां से जो स्टार्ट होती हैं, ऐसी सभी साउंड्स को हम क्या कहेंगे? पल्मोनिक। और दूसरी चीज, ऐसी सभी साउंड्स जिनको हमारी श्वास को बाहर निकालते समय प्रोडक्शन होता है, ऐसी सभी साउंड्स को हम कहेंगे एग्रेसिव। श्वास को अंदर लेते समय अगर कोई साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम कहेंगे इनग्रेसिव। तो बेसिकली हमारी इंग्लिश की 44 सभी साउंड्स कैसी है? पल्मोनिक एग्रेसिव एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म से स्टार्ट होती है, ये उससे प्रोड्यूस होती है। आइए दोस्तों, इस पिक्चर के माध्यम से हम हमारी साउंड कैसे प्रोडक्शन होता है उस बात को समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, आपकी फोटो लगी हुई है ना, मरने के बाद ऐसे ही दिखोगे आप। यहाँ पर आपके 2 लंग्स हैं, यहाँ पर छोटी छोटी 2 नलियाँ जो यहाँ से कनेक्टेड हैं उनको हम बोलते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी आगे से जाकर एक दूसरी नली से कनेक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रकी। फिर यहाँ पर आपका एक सिस्टम होता है ये वाला, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं।
आदमियों में ये उभरा हुआ रहता है, लेडीज में ये दबा हुआ रहता है। आप सभी टच कर सकते हैं इसको हम कहते हैं लैरिंक्स। और उसके ऊपर वाला जितना भी पार्ट है, उस पूरे पार्ट्स में हमारे माउथ के ऑर्गन जो हैं वो सभी आते हैं। इन सभी को आप जानते हो बहुत अच्छे से। बेसिकली साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द मसल्स ऑफ द चेस्ट कंप्रेस। चेस्ट के मसल कंप्रेस होंगे। कंप्रेस होने से क्या होगा? ये सिकुड़ेंगे और सिकुड़ने से हवा इन ब्रोंकी के थ्रू कहाँ जाएगी? ट्रकी में। तो यहाँ तक का प्रोसेस सभी साउंड का सेम होता है कि यहाँ से हवा आके ट्रकी में आके रुक गई। अब यहाँ पर आपका लैरिंक्स है, ये वाला पार्ट। यहाँ पर सिस्टम होता है इस तरीके का, और यहाँ पर हवा बाहर निकले या न निकले ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? ये लैरिंक्स। और ये लैरिंक्स अगर खुला है एकदम तो हवा बड़ी आसानी से ऑर्गन्स में चली जाएगी। अगर ये लैरिंक्स बंद है तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि इस हवा को बाहर निकाल देवे। ठीक है। और अगर ये सिकुड़ा हुआ है, थोड़ा सा कम फैला हुआ है, ओपन है लेकिन संकुचित मात्रा में ओपन है, तो ये पार्ट वाइब्रेट करेगा और हवा प्रेशर से बाहर निकलेगी और बाहर से आकर फिर हमारे ऑर्गन में, माउथ ऑर्गन्स जो हैं हमारे, उन सभी के द्वारा हम किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को हम स्पीच मैकेनिज्म बोलते हैं। और इस स्पीच मैकेनिज्म को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पार्ट है आपका जिसको हम कहते हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा? नंबर 1 चीज मसल्स ऑफ द चेस्ट, नंबर 2 चीज लंग्स, नंबर 3 चीज ब्रोंकी, नंबर 4 चीज ट्रकी। ये 4 पार्ट मिलकर हम इसको क्या कहते हैं? द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा सिस्टम है आपका द फनेटरी सिस्टम। फनेटरी सिस्टम में सिर्फ एक ऑर्गन काम करता है, लैरिंक्स। ये हवा को किस तरीके से जाने देगा, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? द फनेटरी सिस्टम। और तीसरा सिस्टम है हमारा द आर्टिकुलेटरी सिस्टम। उस आर्टिकुलेटरी सिस्टम में यहां से ऊपर आके हमारे कौन कौन से पार्ट काम करते हैं किसी भी साउंड के प्रोडक्शन में? तो नंबर 1 चीज हम लिख रहे हैं सॉफ्ट पैलेट। नंबर 2 चीज हम लिख रहे हैं हार्ड पैलेट। नंबर 3 चीज हम लिख रहे हैं टंग। नंबर 4 चीज लिख रहे हैं हम अपर टीथ। और नंबर 5 चीज लिख रहे हैं हम लिप्स। ये सभी मिलकर हमारा आर्टिकुलेटरी सिस्टम बनता है जिसके द्वारा हम किसी भी साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप बोलिए क। साउंड क्या है? हम क बोलते हैं, गलत है। इंग्लिश में ऐसा कोई साउंड नहीं होता है। इंग्लिश में साउंड होता है क। और यहां पर आपकी टंग का बैक वाला पार्ट आपके सॉफ्ट पैलेट को छुएगा। आप अपनी में साउंड यह साउंड बोलिए। यह साउंड में आपकी टंग का फ्रंट पार्ट जो है वह आपके हार्ड पैलेट को छुएगा। टंग का इस्तेमाल होता ही है, बिना टंग के कोई बोल नहीं सकता है। अपर टीथ है ना, मैंने यहाँ पर लोअर टीथ नहीं लिखा है। नीचे के दांत नहीं हो, चिंता नहीं करनी है, आप बोल पाएंगे। ऊपर वाले दांत सही सलामत रखो, है ना। तो कोई भी मुक्का मारे नीचे वाले पे लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपर टीथ, ठीक है। आप बोलिए, एक साउंड में बोल रहा हूं आपको, ल साउंड, ल, है ना। ल साउंड आप बोलेंगे तो ल साउंड में आपकी टंग जो है वो कहां पर छुएगी? अपर टीथ को छुएगी, ठीक है। लिप्स, प साउंड, तो उसमें आपके लिप्स काम आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे पार्ट्स हैं आपके टीथ रिज, जिसको हम नॉर्मली भाषा में मसूड़े बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी पार्ट्स मिलकर आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पूरे स्पीच मैकेनिज्म को टेक्निकली रूप से हम पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म कहते हैं। और इस पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द फनेटरी सिस्टम, द आर्टिकुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने जैसा कि देखा कि लंग्स, ब्रोंकी,
ट्रकी एंड मसल्स ऑफ द चेस्ट। ये चार मिलकर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका लैरिंक्स जो फोनेटरी सिस्टम बनाता है। तीसरा पार्ट है आपका द आर्टिकुलेटरी सिस्टम, और ये सभी ऑर्गन्स मिलकर आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम डेवलप करते हैं। अब आपने कभी सुना होगा कि ये साउंड स्ट्रेस्ड है, ये साउंड अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। ये कौन सा, इसमें से कौन सा मैकेनिज्म किसी साउंड को स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड बनाता है? तो उस मैकेनिज्म का नाम है द फोनेटरी सिस्टम। अगर वोकल कॉर्ड्स वाइड अपार्ट है, खुले हैं, यहां पे इनको वोकल कॉर्ड्स बोलेंगे, ये खुले हैं, ठीक है, तो हवा बड़ी आसानी से अंदर से बाहर निकलेगी और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आने में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तब जब हवा आसानी से बाहर निकल रही है बिना किसी वाइब्रेशन के, बिना किसी फ्रिक्शन के, तब ऐसी सिचुएशन में ये जो सिस्टम है वो खुला रहेगा और तब ऐसी सभी साउंड्स को हम कहेंगे वॉइसलेस साउंड्स। लेकिन जब आपका वोकल कॉर्ड्स का गैप कम है और हवा नैरो गैप में से बाहर निकलेगी और आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे, ऐसी सिचुएशन में जितनी भी साउंड प्रोड्यूस होती हैं आपकी, उन सभी को हम कहेंगे वॉइस्ड साउंड्स। और अगर दोनों वोकल कॉर्ड्स शट है, बंद है, तो हवा निकलेगी ही नहीं, और हवा निकलेगी ही नहीं तो कोई साउंड प्रोड्यूस होगी ही नहीं। तो इस फोनेटरी सिस्टम के आधार पर आपकी साउंड्स दो टाइप की होती है, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आप चाहें तो सब्सक्राइब करें, आप चाहें तो शेयर करें। जिसकी दुकान में सामान अच्छा है उसको मार्केट में लारी लेके घूमने की जरूरत नहीं होती है। आप पसंद करें तो आप इसको सब्सक्राइब करें, देखें। अगला वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में दिखेगा। थैंक यू।